अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमेशा की तरह मैं यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, हमारी जो वीडियो है, उसका टॉपिक है हॉलैंड यानी डच या द नेदरलैंड स्पाउस वीज़ा। इसे हम रेजिडेंस परमिट फॉर अ पार्टनर भी बोलते हैं, लॉन्ग स्टे वीज़ा भी बोलते हैं, डी वीज़ा भी बोलते हैं। व्यूअर्स, ज़ाहिर है आप अगर अपने पार्टनर को बीइंग डच नेशनल अगर पाकिस्तान से या किसी भी इस तरह की कंट्री से हॉलैंड लेके जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक वीज़ा की ज़रूरत होगी, ठीक है। और उस वीज़ा में अगर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको MVV चाहिए होता है, जिसे जो है प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट बोलते हैं, उसके साथ साथ एक परमानेंट यानी रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत होती है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये बेसिकली इस टॉपिक की जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में रखूँ। वैसे एक ये टफ़ प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। बेहतर है कि अगर आपने अपना स्पाउस केस यानी पार्टनर को आप लेके जाना चाहते हैं हॉलैंड, तो आप किसी माहिर और एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से हेल्प लें। और इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, लंबा प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन स्टेप्स के लिहाज से ये खासा कॉम्प्लिकेटेड है और जो है थोड़ा टफ है, ठीक है व्यूअर्स। इसमें जो मेन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है नेदरलैंड का, वो है नेदरलैंड्स इमिग्रेशन एंड नेशनलाइजेशन सर्विस, IND जिसे बोलते हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये जो है कोशिश करूँगा IND ही नेक्स्ट सेशन जो सारा मतलब चलेगा उसमें बोलूँ, क्योंकि ये एक लंबी जो है ना वो कह लें कि एब्रीवेशन है इसकी, मतलब नेदरलैंड्स इमिग्रेशन एंड नेशनलाइजेशन सर्विस, IND, ठीक है व्यूअर्स। तो इसमें अगर आपका जो बेसिकली अगर आप हॉलैंड में नहीं रह रहे बीइंग स्पॉन्सर, और आप जो है हॉलैंड से बाहर रह रहे हैं, आप हॉलैंड के नेशनल, और आप अपने पार्टनर को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं या इंडिया से या किसी ऐसे कंट्री से, तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है बस। तो हम बेसिकली इसमें ज़्यादा जो डिस्कस करेंगे, फोकस हमारा होगा जो कि डच नेशनल है वो कैसे अपने पार्टनर को लेके जा सकता है। अच्छा अभी इसमें ना दो तरह के बेसिकली कंट्रीज़ हैं। एक तो वो कंट्री हैं जिनमें जो है वो प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट यानी MVV वो चाहिए होता है रेजिडेंस परमिट के साथ साथ, और कुछ में MVV नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये दोनों तरह के जो एप्लीकेंट्स हैं उनका हम उनको मतलब गाइड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जिन एप्लीकेंट्स को MVV चाहिए होता है, ठीक है, वो ज़ाहिर है डिटरमिन करते हैं कि उनके कंट्री के अंदर नेदरलैंड की हॉलैंड या डच एम्बेसी मौजूद है, वहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं, अपना केस वहाँ पे जमा करवाते हैं। आगे एम्बेसी जो है वो आगे केस भेजती है IND को, IND जो है वो उसको प्रोसेस करता है, अगर तो वो पॉजिटिवली कंक्लूड करता है यानी उसको वीज़ा ग्रांट कर देता है, ठीक है व्यूअर्स। तो वो जो जिस एम्बेसी में एप्लीकेंट ने अपना केस जमा करवाया होता है वहाँ से अपना MVV कलेक्ट करता है, ठीक है, अगर उसने MVV अपने केस के साथ ही वो भी अप्लाई किया था, ठीक है व्यूअर्स। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि MVV आप एप्लीकेशन जो रेजिडेंस परमिट है उसके साथ भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। अगर उसने उसके साथ दिया था MVV भी अप्लाई किया हुआ था, तो ज़ाहिर वहाँ से अपना उसी एम्बेसी से अपना MVV कलेक्ट करेगा, और जैसे ही वो कलेक्ट करेगा तो 90 डेज़ के अंदर अंदर उसके कलेक्शन के बाद हॉलैंड में ट्रैवल करना उसका ज़रूरी है, ठीक है व्यूअर्स। और अगर वो ऐसे कंट्री की लिस्ट में शामिल है जिनको MVV की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसका जो स्पॉन्सर है या उसका पार्टनर उसके साथ वो हॉलैंड डायरेक्ट ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसके लिए उसे जो है ना एक स्टेप वाइज एक सीरीज़ है पूरी, ठीक है, स्टेजेस हैं वो उसको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है, वो आपकी खिदमत में मैं रखता हूँ। और इसमें बेसिकली जो है वो MVV अप्लाई करेगा और रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई करेगा, ठीक हो गया जी। अगर तो उसको MVV की ज़रूरत नहीं है तो वो MVV अप्लाई नहीं करेगा। वैसे ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें MVV की ज़रूरत होती है, यानी रेजिडेंस परमिट के साथ जो प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट है MVV उसकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। बस इस प्रोसेस में जाने से पहले तीन जो कंडीशंस हैं, तीन जो बातें हैं मेन, उनका जो है एप्लीकेंट को स्पॉन्सर को ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली बात कि वो ये डिटर्मिन करेगा कि क्या जो है वो ये जो कंडीशन है इस मकसद के लिए उनके ऊपर दोनों पार्टीज़ जो हैं यानी स्पॉन्सर और एप्लीकेंट वो पूरे उतर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को कि नहीं,
ठीक हो गया। उसके बाद जो है, जो आपका पार्टनर है जो कि पाकिस्तान से या इस तरह की किसी कंट्री से आ रहा है, तो वो फ़ौरन बेसिक सिविल इंटीग्रेशन एग्जामिनेशन देगा। ठीक है, इस चीज़ का जो है ना आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जो है कह लें कि जो आपका स्पॉन्सर है वो उस चीज़ की डिटर्मिनेशन ज़रूरी है कि क्या वो इस काबिल है कि उसके पास वो इंडिपेंडेंट है और उसके पास सफिशेंट और सस्टेनेबल इनकम है, ताकि वो अच्छे तरीके से दोनों एज ए फैमिली जो है वो गुजारा कर सकें एज ए हस्बैंड वाइफ। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके बाद जो ये था स्टेप नंबर 1, जिसमें आपने ये सारी तीनों चीज़ें जो है, तीनों कंडीशंस जो है ना वो देखनी है कि क्या हम पूरे उतरे। सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, उनकी लीगलाइजेशन करवानी है, उनकी ट्रांसलेशन करवानी है। ठीक है, और इसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है स्टेप 3 में जाके, और स्टेप 4 में जाके आपने चेक करना है कि फॉर्म आपने पर्टिकुलरली बिल्कुल करेक्टली फिल किया है और उसको आपने सबमिट कर देना है। अब इसकी एप्लीकेशन यानी फॉर्म के सबमिट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक आपका है ऑनलाइन वे, जिसमें आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उसको जो है फॉर्म को फिल करते हैं और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड करते हैं और उसको थ्रू कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। दूसरी सूरत में आप क्या करते हैं कि मैनुअली फॉर्म फिल करते हैं, हैंड रिटन। ठीक है, और उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट सारे गैदर करके एक पर्टिकुलर एड्रेस है उस पर कुरियर कर देते हैं। व्यूज़, चाहे आप मैनुअल सबमिशन करते हैं या ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, तो आपको साथ ही एक जो है ना लेटर मिलता है जिसके ऊपर आपका डिसीजन टाइम मेंशन होता है कि दे विल केटर योर एप्लीकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। उसमें डेट, मंथ, ईयर मेंशन करते हैं। नॉर्मल डेज पे जो इसका प्रोसेसिंग टाइम था वो तकरीबन 1 माह या इससे भी कम था। ठीक है, आजकल कोविड सिचुएशन है व्यूअर्स, तो आप एग्जामात कदम के तौर पे 2 माह कम से कम जेन में रखें कि आपके केस को 2 माह लग सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस करते हो। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद जो है ये आपका वेटिंग टाइम हो गया। उसके बाद आपको IND से आपका डिसीजन मिलता है स्टेप नंबर 6 पे जाके। अब जो बेसिकली डिसीजन मिलता है वो ज़ाहिर है या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर खुदा न खास्ता आपको नेगेटिव डिसीजन मिलता है तो डेफिनेटली जो एप्लीकेंट है, ठीक है, पाकिस्तान से या इस तरह के कंट्रीज से, तो वो जो है उसको ना तो MVV के लिए वो एलिजिबल होगा, ना ही वो रेजिडेंस परमिट ले सकेगा। इसके लिए आपको एक राइट दिया जाता है, राइट ऑफ रिव्यू, वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो आप अप्लाई करते हैं। अगर लकीली आपका डिसीजन जो है पॉजिटिव आया है तो फिर आप जो पार्टनर है डेफिनेटली ही विल कलेक्ट हिज प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट एज वेल एज द रेजिडेंस परमिट। ठीक हो गया। अगर आपने मतलब MVV यानी जो प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट है उसके साथ ही अप्लाई किया था तो वो ज़ाहिर है वो भी कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स ट्रैवल की बारी आएगी। वीज़ा अब आ गया है, ठीक है, और आप जो है नेदरलैंड ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे पार्टनर के साथ या अकेले। ठीक है व्यूअर्स, तो उसमें आपको नेदरलैंड जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको उससे पहले भी और वहाँ पे पहुंच के जो मैं 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना, इनका ख्याल रखना, इन क्या लें कंडीशंस को मीट करना ज़रूरी है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप ये जो चीज़ें हैं ये आपने अरेंज रखनी है, करनी है। और इसमें सबसे पहली तो है कि आपने अगर अपना MVV बिफोर गोइंग टू नेदरलैंड अप्लाई नहीं किया था तो जाते ही आप अपना MVV कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अप्लाई करके कलेक्ट करेंगे, और वो कलेक्ट करना जो है 3 मंथ्स के अंदर अंदर ज़रूरी है, अप्लाई करके कलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे हॉलैंड में। उसके बाद जो है आपका जो पार्टनर का जो पासपोर्ट है, जो एप्लीकेंट है बेसिकली, जो आउट ऑफ नेदरलैंड से आया है, वो 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है, इसका डिटरमिन करना है इसका। और अगर आपका जो है कह लें कि जब आपका वीज़ा आपका आ गया है तो 3 माह के अंदर अंदर आपके पार्टनर को चाहिए कि वो हॉलैंड में ट्रैवल कर जाए। ठीक है व्यूअर्स, और इसमें आपका जो MVV है, जो आपका प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट है, वो बेसिकली शेंगन के सारे कंट्रीज़ के लिए, सारे मिशंस के लिए वैलिड है। यानी आप अगर नेदरलैंड डायरेक्ट नहीं जाना चाहते तो आप किसी और मिशन के ज़रिए से भी एंट्री ले सकते हैं उस MVV के बेस पे। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद जो है आप जाके वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर सेंटर होगा IND का, वहाँ से जाके अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करेंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो IND को एम्बेसी की तरफ से वो सही रिसीव नहीं होते।
ठीक है, यानी वो ब्लर होते हैं या मतलब जो एक क्राइटेरिया है बिल्कुल एक्यूरेट होने का उस पर वो मीट नहीं कर रहे होते, तो फिर आपको करना ये पड़ता है कि आप अपॉइंटमेंट लेते हैं नेदरलैंड में और करीबी IND सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक जो है वो देते हैं, अपनी फिंगर स्टैम्प प्रिंट करवाते हैं। ठीक है बस, और जब आप नेदरलैंड पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपने जाके अपना जो है, अगर आपने MVV कलेक्ट कर लिया हुआ है तो आप जाके अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करते हैं। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसकी प्रॉपर, ठीक है, और वहाँ पे जाके अगर वो रेडी हो तो आप कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब आप IND सेंटर पे जाके अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करते हैं उससे पहले आपको ये डिटरमिन करना ज़रूरी है कि क्या जो रेजिडेंस परमिट है उसके ऊपर जो क्रेडेंशियल्स हैं, सारी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन करेक्ट है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर उनमें कोई मसला है तो आप उधर ही जाके इसको रेक्टिफाई एट द स्पॉट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ एक लेंथी प्रोसेस है, वो फिर आपको काफ़ी हैक्टिक जॉब परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस चीज़ का डिटरमिन करना ज़रूरी है, आपको उसे अच्छे तरीके से चेक करना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद जो है आपका जो रेजिडेंस परमिट है, बेसिकली जो मेन आपका वीज़ा है, कह लें कि वो 5 साल का आपको मिलता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है। और आप साथ में ही जो टाउन हॉल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने पार्टनर की, और उसके बाद आप ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट उसकी अपॉइंटमेंट लेके वो देते हैं। और जो लास्ट स्टेज है उसमें है वो कि सिविक इंटीग्रेशन इन द नेदरलैंड जो है ना, ये आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये सारे 8 जो है वो स्टेप्स थे सारे, और ये आप सारे परफॉर्म करके, मतलब ये काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी मतलब जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो बेहतर है कि आप किसी माहिर एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से अपना केस करवाएं नेदरलैंड का लॉन्ग स्टे वीज़ा, यानी आपके पार्टनर का जो रेजिडेंस परमिट है इसका। ठीक है व्यूअर्स, और इसकी जो फ़ी है वो कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें एम्बेसी फ़ीस है और वैक सेंटर यानी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जायरिस फेडेक्स की फ़ीस है। तो कुल मिला के जो फ़ीस बनती है वो 20,290 रुपये है। इसमें एम्बेसी फ़ीस 14,600 रुपये है और वैक सेंटर की यानी जायरिस फेडेक्स की 5698 रुपये है। ठीक है, कुल फ़ीस होगी आपकी 20,290। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में आई होंगी। अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ आपको पहले सेशन में नहीं भी समझ आती मिसाल के, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें मैंने कोशिश किया कि कवर की जाए। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी मालूमाती और आपके लिए किसी बेनिफिशियल टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।